नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर द एडू न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा के टॉपिक की चर्चा की थी। आइए उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे पास विकल्प हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही विकल्प है अस्थायी सदस्य। प्रश्न पूछ रहा है कि अस्थायी सदस्य कौन है, तो इसका सही विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बार बैठक हुई संविधान सभा की दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, तो वहाँ पर सीनियोरिटी बेसिस पर सच्चिदानंद सिन्हा को, जैसा कि फ्रांस में होता है, फ्रांस की तर्ज पे ही सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर थे, उसके लिए उन्हें चुन लिया गया एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। इससे संबंधित अन्य तथ्य, जैसे उसी समय मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था इस संविधान सभा का और उसने पाकिस्तान की मांग रखी थी और इसमें शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा के मीटिंग में, पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। तो यह पहला प्रश्न और इसका उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया? यही पिछले वाले प्रश्न में हमने इसका उत्तर दिया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि अस्थायी सदस्य कौन थे और यहाँ पर है स्थायी सदस्य कौन थे। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें अस्थायी सदस्य के रूप में श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है और उसके 2 दिन बाद सर्वसम्मति से 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। प्रश्न 4 हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब स्वीकार की गई थी? तो उसका सही उत्तर है 22 जनवरी 1947। श्री नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसी के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है और इसे 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और ये प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा का हिस्सा बन जाता है। तो संविधान सभा की प्रस्तावना कब स्वीकार की गई थी? तो ये था 22 जनवरी 1947। ये इसका सही विकल्प है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, जिसमें कि भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए किस योजना का अनुसरण किया गया था? तो यहाँ पर कुछ योजनाएं लिखी हैं, जैसे माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन। तो हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन 1928 में आया था, जिसका कि भारतीय संविधान सभा से कोई लेना देना आज सच है नहीं। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। फिर माउंटबेटन योजना 3 जून प्लान, इसको दोनों इसी का नाम है, 1947 में आता है। लेकिन हमारा जो सही विकल्प है वो है कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना ही जो है संविधान सभा के गठन की बात करती है और इसी के अनुसार जो है संविधान सभा का गठन किया भी गया था। थोड़ा सा 3 जून योजना के बारे में समझ लीजिए, माउंटबेटन प्लान के बारे में समझते हैं। ये 1947 को आया था। माउंटबेटन जो थे उस समय के भारत के वायसरॉय थे, आखिरी वायसरॉय कह लेंगे, कहना ज़्यादा उचित होगा, वो भी सही है, आखिरी वायसरॉय भी थे। तो माउंटबेटन योजना इन्होंने एक प्लान प्रस्तुत किया जिसमें कि भारत और पाकिस्तान की अलग अलग पृथक राष्ट्र की मांग को औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई थी कि बंटवारा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा, इसकी घोषणा की गई थी। इसी को माउंटबेटन योजना भी कहते हैं या फिर 3 जून प्लान भी इसी को कहते हैं। तो इस उत्तर 5 के कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसरण के तहत किया गया था, तो वो है उत्तर, उसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका ऑप्शन है 15, 9, 25, 13। तो सही उत्तर उसका विकल्प है 15, ऑप्शन 15। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो सभी थी, लेकिन कुछ महिलाओं के जो फेमस चर्चित नाम है, जैसे सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, राजकुमारी, अमृत कौर इत्यादि, जिसमें से कि हम सरोजिनी नायडू को जानते हैं कि इनको संयुक्त प्रांत 1947 में प्रथम राज्यपाल बनी थी संयुक्त प्रांत का, है ना। इनको भारत की कोकिला जैसे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया था, उपाधियां मिली, सम्मान मिला, ठीक। तो यह है भारत में संविधान सभा की महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15। साथ ही अगला जो प्रश्न है, इसमें महिलाओं की संख्या के साथ साथ ना, अगर हम ST और SC की भी बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट की, तो उनकी भी कुछ संख्या थी। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या जो थी, अनुसूचित जनजाति, वो थे 33 की संख्या थी उनकी, और शेड्यूल्ड कास्ट की जो संख्या थी वो थी 26। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान सभा है वो एक बड़ा ही समावेशी प्रकृति का था, जिसमें समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया था।
जैसा कि हम यहाँ देख ही सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के 33 लोग हैं, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति के मतलब समाज का एक दूसरा वर्ग जो कि अनुसूचित जाति में आता है उसके भी 26 लोगों को यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व है, महिलाएं भी हैं। तो सभी लोगों को मिलाकर ये संविधान सभा बनी थी, ये समावेशी प्रकृति की है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो ये बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का संविधान लागू हुआ था कब? अब इसमें थोड़ा सा समझना है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये इसका सही विकल्प। ठीक, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक होती है और इसको 26 जनवरी पर, जिस दिन सभी लोग ने इस पर साइन किया, हस्ताक्षर किए, और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया गया। और पूर्ण रूप का मतलब ये है कि ये बन के तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से पारित नहीं किया गया। पारित हो तो गया, मतलब पूरी तरीके से तैयार हो गया था। इसको अंबेडकर जी ने इसको पारित भी करा लिया, लेकिन इसे एडप्ट किया गया। इसके कुछ प्रावधानों को उसी समय लागू कर दिया गया, जैसे इसको 16 अनुच्छेदों को उसी समय लागू कर दिया गया, जैसे कि नागरिकता से संबंधित अधिनियम जो थे वैसे अधिनियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। ठीक है, और सिर्फ 2015 के बाद से इस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 के बाद से 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अर्थात हमारा संविधान अगर पूछेगा कब लागू हुआ था तो वो 26 जनवरी 1950 ही इसका सही उत्तर है। बाकी 26 नवंबर 1949 को तैयार तो हो गया था पूर्ण रूप से, लेकिन सारे प्रावधानों को उस समय लागू नहीं किया गया था। इसके पीछे भी कहानी है कि 26 जनवरी ही क्यों, चर्चा करेंगे हम किसी अगले वीडियो में। अगला प्रश्न संख्या जो 9 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? जाहिर सी बात है, ये हमें पता है कि जो प्रतिनिधित्व का आधार बनाया गया था उसको जनसंख्या बनाया गया था कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा, जिसमें हमने कहा था कि भारत की उस समय की आबादी को लगभग 40 करोड़ माना गया था कि 40 करोड़ है, औसतन 40 करोड़ की आबादी है भारत की। तो प्रति एक व्यक्ति जो होगा 10 लाख पे एक प्रतिनिधि, 10 लाख पे एक प्रतिनिधि होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस राज्य में, जिस प्रांत में ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा प्रतिनिधित्व। तो जाहिर सी बात है कि संयुक्त प्रांत की जनसंख्या ज़्यादा थी, इस वजह से उसका प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा था। तो इस उत्तर इसका प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, सही ऑप्शन इज डी, संयुक्त प्रांत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा की सलाहकार समिति में मूल अधिकारों पर मुख्य योगदान किसका था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, जैसे भीमराव अंबेडकर है, पंडित नेहरू जी हैं, फिर के.एम. मुंशी जी हैं, फिर बी.एन. राव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी.एन. राव। ठीक, बी.एन. राव जो थे एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, मतलब सिविल सर्वेंट थे। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। ये एक प्रशासक थे, ICS। ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर योगदान किया था। तो इनका मूल अधिकारों के निर्माण में प्रमुख योगदान के रूप में इनको हम जानते हैं, इनको देखते हैं, इनके प्रयासों को। प्रश्न 11 कहता है कि भारतीय संविधान सभा की भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब इतनी ज़्यादा भाषाएं थी भारत में, अभी भी हैं, तो उसमें भी चुनाव करना था कि भाई राष्ट्रीय भाषा रखना, कौन सी भाषा को उचित है, अनुचित है, क्या उससे जो भी मसले उभर सकते थे, उन तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श करने के लिए भी एक समिति बनाई गई थी। और उसके समिति के अध्यक्ष थे मोटूरी सत्यनारायण। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, मोटूरी सत्यनारायण उसके अध्यक्ष थे। अगला आता है प्रश्न 12, उसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो यहाँ पर बंगाल इसका करेक्ट ऑप्शन है, बंगाल इसका करेक्ट ऑप्शन है। बंगाल का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न जो है हमारा 13, भारतीय संविधान सभा की बैठक किस भवन में आयोजित की गई थी? तो सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई थी। इसका उत्तर है, सही उत्तर है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसका सही, टेक्निकली 1 मिनट समझते हैं इसको, कि कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसको अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, तो यहीं पर ये बैठकें चल रही थी। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर क्या है? संसद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते थे? निर्णय लेने का तरीका क्या होता था? लोग कैसे निर्णय लेते थे संविधान सभा में? क्या सर्वसम्मति से, या विशेष बहुमत से, या सामान्य सहमति से, या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वसम्मति से इसमें निर्णय लिए जाते थे, सभी लोग सहमत हो जाते थे तो निर्णय हो जाता था। सिंपल वॉइस मेजोरिटी से आप कह सकते हो, जो पक्ष में है वो हाँ कहें, जो विपक्ष में है वो ना कहें, तो ऐसा ध्वनि मत टाइप। अगला है 15,
कह रहा है भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, मतलब 26 जनवरी को इस संविधान को क्यों लागू किया गया, तो इसके पीछे है कि लाहौर अधिवेशन में 1900 दिसंबर 1900, पहले विकल्प को देख लेते हैं। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ये बात सही है, ठीक। फिर कहता है दूसरा विकल्प कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इससे कोई लेना देना नहीं है। यह एक शुभ दिन था, इसमें से कोई नहीं, न शुभ दिन है, न इसमें से कोई नहीं, और न ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो सही विकल्प है इसका यह है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। छोटा सा और तथ्य देख लेते हैं कि लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ और उस दिन को प्रथम माने पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई कि मतलब अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे, पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं। मतलब इससे पहले जो कांग्रेस है या जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के, वो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, लेकिन 1929 में दिसंबर लाहौर अधिवेशन में ये तय कर लिया गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज से कुछ भी नहीं, कम कुछ भी नहीं हम पे तैयार हम होंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, और इसी डेट को याद में रखते हुए, इस तिथि को, इस दिनांक को यादगार या ऐतिहासिक बनाने के लिए संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। खैर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है 16। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो जो अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, और अगर भाग की बात करें तो 22 भाग थे, 22 भाग, पार्ट, ठीक है। अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया गया, उसमें अनुसूचियां रखी गई हैं और टोटल अनुच्छेद मूल संविधान में 395 थे। तो ये हो गया। अब ये अनुच्छेदों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, इसमें से कुछ अनुच्छेद जो अब प्रासंगिक नहीं है उनको हटा दिया जा सकता है, कुछ नए अनुच्छेदों को जोड़ा जा सकता है। जैसे 16 में ही है अवसर, सरकारी नियोजनों में अवसर की समानता की बात कही जाती है, तो 16A है, 16 फिर 16B है ना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अनुच्छेद इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये 395 मूल संविधान में है, लेकिन वास्तविक संख्या इसकी कम ज़्यादा हो सकती है, होती रहती है। 17 कहता है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब झंडा समिति के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो इसमें JB कृपलानी, KM मुंशी, ठीक है, KM मुंशी, JB कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो सही विकल्प है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन किया गया था, जी हाँ, आज़ादी से पहले। और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो नेशनल कांग्रेस थी, कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी थी, उसी का झंडा जो ध्वज था उसी में थोड़ा संशोधन करके उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। और इसका डिज़ाइन जो तैयार किए थे वो थे पिंगली वेंकैया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कभी कभी कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया, तो ये पिंगली वेंकैया थे जिन्होंने उसका ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। लास्ट अगला क्वेश्चन है 18वां कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये वन एंड ओनली जवाहरलाल नेहरू होंगे। उद्देश्य प्रस्ताव हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया था और इसे स्वीकृति मिल गई 22 जनवरी 1947 को, 1947 को। तो ये नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था 18वां। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो KM मुंशी, ये महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र से ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, महाराष्ट्र। श्रीमान अयंगर जी, मद्रास, ये भी सदस्य थे। और TT कृष्णामाचारी, मद्रास, ये भी सदस्य थे। लेकिन HH बेग जो थे ये सदस्य नहीं थे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो HH बेग, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के किस देशी रियासत ने रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया? मतलब संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो उसका सही विकल्प है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का जो प्रतिनिधि थे उनको, वो पहली बात तो स्वतंत्र रहना चाहते थे और भारत पर भरोसा नहीं था, भारत की व्यवस्था पर, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर, भारतीय शासन व्यवस्था पर उन्हें भरोसा नहीं था, भारतीय शासन व्यवस्था पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो स्वतंत्र रहना चाहते थे और उन्होंने प्रतिनिधि भी नहीं भेजे थे, पर भरोसा नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि संविधान सभा में किसी देश की किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था।
फाइनली इसका हमने रिजल्ट जानते हैं कि क्या हुआ। सभी लोग को भाग सभी ने लिया भी, और हैदराबाद आज भारत का हिस्सा भी है। तो इस तरह से हमारा ये 20 प्रश्न था। इस तरह से हम प्रयास जारी रखेंगे अपना, ताकि एक एक टॉपिक पढ़ाकर और इस तरह से हम प्रश्नों को भी आपके साथ डिस्कस करते रहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी करें, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।